सॉरी सर, एक्चुअली हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि कॉल के बीच में ही पीछे से सास जोर से बातें करने लगती है। माँ जी देखिए, मैं वीडियो कॉल पर हूँ, सर से बात कर रही हूँ। आप ऐसे कैसे पीछे से इतने जोर जोर से बात कर रही हैं? देख, बहुत ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं तुझे बोल रही हूँ, ज्यादा ज्ञान ना दिया कर। हमारी भी बेटी शहर में नौकरी करती है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे तू हमेशा हमें ज्ञान देती रहती है। माँ जी बस करिए, आप तो प्लीज हमेशा मेरी इंसल्ट कराती हैं। तो क्या हुआ? तेरे सर को क्या लगा होगा कि मैं कुछ गलत बोल रही थी? नहीं माँ जी, मैं नहीं। आप समझती क्यों नहीं है, ये प्रोफेशनल कॉल थी। तो क्या हुआ? घर है अपना, मैं अपने घर में बात नहीं कर सकती क्या? शाम को देवांश ऑफिस से आता है। रिद्धि उसे देखते ही भड़क जाती है। देवांश, तुम्हारी माँ की वजह से आज फिर मेरे बॉस के सामने इंसल्ट होगी। अरे क्या होगा, शांत हो जाओ पहले। शांत हो जाओ। देवांश, याद है जब तुम्हारी माँ लिफ्ट में बीड़ी जलाने लगी थी? पूरी सोसाइटी में हंसी उड़ी थी मेरी। फिर वो गार्डन में कपड़े सुखाने लगी, सबके सामने कितनी शर्मिंदगी हुई थी। रिद्धि, वो गांव से है, उन्हें पता नहीं। अरे तो मैं समझाऊंगी ना उन्हें, लेकिन वो मानती नहीं, उल्टा मुझे टोक देती है, बोलती मैं ज्ञान देती रहती हूँ। देवांश, अब ये नहीं चलेगा। अगली सुबह रिद्धि माँ के साथ पार्क जाती है। सास अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ जाती है। अरे सुनो सुनो, मेरा बेटा देवांश इस महीने पूरे 50,000 कमा के लाया, पूरे घर का खर्चा वही चलाता है। रिद्धि मन ही मन सोचती है, मैं भी तो कमाती हूँ, लेकिन उसका तो जिक्र तक नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। और मेरी बेटी प्रिया बड़े शहर में नर्स है, कितनी समझदार है, घर का भी ध्यान रखती है, सास ससुर की भी सेवा करती है। आपकी बहू भी तो काम करती है ना? करती तो है, लेकिन क्या बताऊं, बस ऑफिस ऑफिस लगा रहता है, घर के काम में मन ही नहीं है, और ऊपर से हमेशा टोका टोकी करती रहती है, न जाने क्या सिखाती रहती है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? कल ही तो तूने मुझे डांटा था। तभी एक आंटी अपना खाली चिप्स का पैकेट पार्क में ही फेंक देती है। आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? डस्टबिन है ना वहां पर। अरे छोड़ना, यहाँ सफाई वाला आता ही है, तो फिर से शुरू हो गई अपना ज्ञान देना। अरे बेटा, पार्क है, कोई बात नहीं। रिद्धि हैरान रह जाती है। सभी औरतें बेपरवाही से कचरा यहाँ वहां फेंकती रहती है। एक शिक्षित दिखने वाली महिला वहां से गुजरती है और नफरत से देखती है। रिद्धि शर्मिंदा हो जाती है। हे भगवान, इनको कोई सिविक सेंस ही नहीं है, और मैं इन्हीं के साथ खड़ी हूँ। लोग मुझे भी इन्हीं जैसा समझेंगे। शनिवार की शाम देवांश अपने ऑफिस के 2 कलीग्स राहुल और अंकित को घर डिनर पर बुलाता है। रिद्धि ने अच्छे से खाना बनाया है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। वाह यार देवांश, घर बहुत अच्छा सजाया तुमने। तभी सास किचन से आती है, हाथ में खैनी का डब्बा लिए। अरे बेटा तुम लोग खाओ खाओ, मैं भी यहीं बैठी हूँ। अब माँ जी, आप अंदर जाकर आराम करिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगी। सास खैनी मुंह में रखती है और चबाने लगती है। अंकित और राहुल एक दूसरे को देखते हैं। तभी सास जोर से खंखारती है और प्लेट के बगल में रखे टिश्यू पेपर पर थूक देती है। ओह माय गॉड! अंकित का खाना गले में अटक जाता है, उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या वो खाने खा रही हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? देवांश शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। यार मेरा पेट भर गया, थैंक यू। हाँ भाई, मुझे भी जाना होगा। दोनों झटपट उठकर चले जाते हैं। रिद्धि गुस्से से देवांश को देखती है। कमरे में रिद्धि दरवाजा बंद करती ही भड़क जाती है। देवांश, ये क्या था? तुम्हारी माँ ने क्या किया आज? सबके सामने खैनी, थूकना, खंखारना। अरे रिद्धि, वो गांव से है ना। अरे गांव से है तो क्या, शहर में रहते हुए 2 साल बीत गए, अब तक नहीं सीखा क्या? राहुल और अंकित की शक्ल देखी थी तुमने, कैसे भागे, खाना तक नहीं खाया ढंग से। हो गया ना, चले गए वो, अब क्या करूं? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बस चुप रहोगे। देवांश, तुम्हारी माँ में कोई सिविक सेंस ही नहीं है। लिफ्ट में बीड़ी, गार्डन में कपड़े, पार्क में बुराई, और आज ये मेरी बेइज्जती रोज होती है और तुम कुछ बोलते तक नहीं हो। तो मैं क्या करूं, डांटूं उन्हें? वो मेरी माँ है। माँ है तो प्यार से समझाओ ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन रविवार की सुबह रिद्धि किचन में आती है तो देखती है सास आटा गूंथ रही है। आजा बेटा, मैं तेरे लिए बाजरे की रोटी बना रही हूँ और साग भी। माँ जी, आज आप इतनी सुबह उठ गई? अरे बेटा, गांव में तो हम 4 बजे उठ जाते थे, यहाँ तो 6 बज गए। देख, मैंने घर भी साफ कर दिया, तेरे ऑफिस के कपड़े भी प्रेस कर दिया। रिद्धि देखती है कि घर तो चमक रहा है। और सुन, मैं छत पर ना सब्जियां लगा रही हूँ, टमाटर, धनिया, मिर्च, अपने हाथ की उगाई सब्जी खाएंगे, कितना शुद्ध होगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छा है। और देख, मैंने देसी घी भी गांव से मंगवाया है, बाजार का तो भरोसा नहीं, सब मिलावटी होता है। तू रोज सुबह 1 चम्मच घी पीना, तेरी सेहत बन जाएगी। देवांश बाहर आता है। माँ, वाह क्या खुशबू आ रही है। अरे बेटा, तेरे लिए तेरी पसंद का साग बनाया है और गुड़ की चाय भी बनाऊंगी अभी। रिद्धि मुस्कुराती है। माँ, सच में
आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल शुद्ध, घर जैसा। अरे यही तो हमारा काम है बेटा, तुम दोनों कमाओ, मैं घर संभालती हूँ। रिद्धि को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। एक हफ्ते बाद शाम को रिद्धि ऑफिस से आती है तो देखती है ड्राइंग रूम में खटिया पड़ी है। माँ, ये क्या है ड्राइंग रूम में खटिया? अरे बेटा, मुझे सोफे पर नींद ही नहीं आती, खटिया पर आराम मिलता है, गांव से मंगवाई है। लेकिन माँ, ये ड्राइंग रूम में अगर कोई गेस्ट आया तो क्या हुआ, अपना घर है, मैं जहाँ चाहूँ सो सकती हूँ। अगले दिन रिद्धि बालकनी में आती है तो चीख पड़ती है, माँ ये क्या है? बालकनी में एक भैंस बंधी हुई थी, चारों तरफ गोबर और गंदगी। अरे भैंस है, गांव से मंगवाई है, अब रोज ताजा दूध मिलेगा, कितना फायदा है। माँ, ये फ्लैट है, यहाँ भैंस नहीं पाल सकते। क्या नहीं पाल सकते? मेरी भैंस है, मैं पालूंगी। नीचे से पड़ोसी चिल्लाते हैं, ऊपर से गोबर गिर रहा है, ये क्या बदतमीजी है। रिद्धि शर्मिंदगी से लाल हो जाती है। अगली शाम लिफ्ट में दो पड़ोसी आंटियां बात कर रही थी। अरे सुना, 503 वाले ने फ्लैट में भैंस पाल रखी है, कैसे लोग हैं भाई? और ड्राइंग रूम में खटिया, बिल्कुल गंवार लोग, सोसाइटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रिद्धि लिफ्ट में खड़ी ये सब सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन रिद्धि की तबीयत बिगड़ जाती है, तेज बुखार आ जाता है। माँ, रिद्धि को बुखार है, आप देख लीजिए। सास कमरे में जाती है, हाथ में देसी काढ़ा और गुड़ लिए। आजा बेटा, ये काढ़ा पी ले, तुलसी, अदरक, काली मिर्च डालिए, एकदम ठीक हो जाएगी। रिद्धि मुंह फेर लेती है, नहीं, इस बदबू वाली चीज से दूर रहिए, मुझे एलर्जी हो जाएगी। अरे बेटा, ये बहुत फायदेमंद है, मैं तेरे माथे पर प्याज भी बांध देती हूँ। हट जाइए, प्याज छुए मत, देवांश ने बाहर लेकर जाओ ना। सास दुखी होकर बाहर चली जाती है। शाम को रिद्धि की माँ प्रिया आती है, हाथ में पैरासिटामोल और इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर। बेटा चल दवा खा ले, और ये ORS का घोल पी ले। हाँ मम्मा, आप ही समझती हो। प्रिया डिजिटल थर्मोमीटर से बुखार चेक करती है। 102 है, चिंता मत कर, ये एंटीबायोटिक ले ले। रिद्धि बिना नाटक किए सब दवाइयां खा लेती है। चला बेटा, सूप पी ले, मैंने बाहर से मंगवाया है। हाँ मम्मा, अब खिलाओ ना। सास दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, रिद्धि का बुखार कम नहीं होता, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया परेशान हो जाती है। बेटा अब तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। तभी सास आती है। बहू, एक बार मेरा काढ़ा पी के तो देख, मैं प्याज नहीं बांधूंगी, बस ये काढ़ा पी ले। रिद्धि की खराब हालत देखकर प्रिया कहती है, हाँ बेटा पी ही ले, अब कुछ नुकसान तो नहीं होगा। रिद्धि झिझकते हुए काढ़ा पीती है। सास उसके पैरों पर सरसों के तेल से मालिश करती है। अगली सुबह रिद्धि का बुखार उतर जाता है, वो हल्का महसूस करती है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखा बेटा, देसी नुस्खे काम करते हैं। तेरी माँ की दवाइयाँ 3 दिन में काम नहीं आई और मेरा काढ़ा 1 रात में। प्रिया भी मान जाती है। सच में कभी कभी पुराने तरीके ज्यादा असरदार होते हैं, लेकिन ये मुस्कान और भरोसा ज्यादा देर तक नहीं होता, क्योंकि फिर एक दिन 2 दिन बाद रिद्धि ठीक हो जाती है। शनिवार की शाम है, सोसाइटी में फेस्टिवल सेलिब्रेशन चल रहा है। चलो माँ, नीचे प्रोग्राम में सब जा रहे हैं। हाँ बेटा चलो। तीनों नीचे क्लब हाउस में पहुंचते हैं। सारे लोग अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, म्यूजिक चल रहा है। सोसाइटी चेयरमैन माइक पर घोषणा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम सब एक साथ केक काटेंगे। बड़ा सा केक टेबल पर रखा है, सभी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तभी सास आगे बढ़ती है और केक में सीधे उंगली डाल देती है। अरे वाह, कितना सॉफ्ट है। वो उंगली चाटती है। स्वादिष्ट है। सब के सब शॉक में आ जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अरे चख रही थी, गलत क्या क्या कुछ? चेयरमैन का चेहरा लाल हो जाता है। मैडम, ये केक सबके लिए था, आपने पूरा केक खराब कर दिया। पड़ोसी फुसफुसाने लगते हैं। देखो देखो कैसे लोग हैं, सीधे उंगली डाल दी केक में। छी, अब कौन खाएगा ये केक? सास समझ ही नहीं पाती। अरे मैंने क्या गलत किया, गांव में तो ऐसे ही चखते हैं हम। किसी तरह बात संभलती है। सोसाइटी सेक्रेटरी नया केक मंगवाता है। चलिए अब सब डिनर के लिए आइए। बूफे काउंटर पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। सब लोग कतार में लगते हैं। सास बड़ी प्लेट लेती है और एक एक करके सब चीजें भरने लगती है। माँ, थोड़ा लीजिए, बाद में और ले सकते हैं। अरे इतना सारा खाना पड़ा है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। प्लेट पूरी भर जाती है, ढेर सारा खाना। सास टेबल पर बैठती है और हाथ से खाना शुरू करती है। चप्पर 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 आवाजें आने लगती है। सास मुंह भरकर खाती है। खाना बगल से गिरता रहता है, चटनी उंगलियों से चाटती रहती है। बगल वाले टेबल पर बैठे लोग घिन्न से देखते हैं। मम्मा, ये आंटी हाथ से क्यों खा रही है, कितनी गंदी आवाज है। चुप रहा। देवांश कांटे से खाना खा रहा है, लेकिन नेवाला गले से नीचे ही नहीं उतर रहा।
रिद्धि आंखें झुकाए बैठी है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से 2 आंटियां कहती हैं, हाय राम, कैसे खा रही है, बिल्कुल जंगली लोग, इन्हें इस सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। रात को कमरे में दोनों चुपचाप लेटे हैं। देवांश, आज तो बहुत शर्मिंदगी हुई। हाँ मुझे पता है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, माँ को समझाते क्यों नहीं हो? अरे क्या बोलूं रिद्धि, वो मेरी माँ है, उनकी उम्र मैं कैसे बदलूं उन्हें। वो पूरी जिंदगी गांव में रही, अचानक शहर आ गई। लेकिन देवांश, रोज रोज की बेइज्जती, मैं थक गई हूँ। मैं भी तो परेशान हूँ, लेकिन डांट नहीं सकता, मेरी माँ है। रिद्धि चुप हो जाती है। दोनों सोचते रहते हैं। अगली सुबह रिद्धि को एक आइडिया आता है। देवांश, क्यों ना हम प्रिया को कुछ दिन के लिए बुला ले? प्रिया को? मेरी बहन को? लेकिन क्यों? देखो, आपकी बात नहीं मानती, मेरी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रिया उनकी बेटी है, शायद उसकी बात मान ले। ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। 2 दिन बाद प्रिया आती है, स्मार्ट कपड़े पहने, शहरी लड़की। माँ कैसी हो? अरे मेरी बेटी आ गई, आजा आजा, कितने दिन बाद आई बेटा। माँ मैं यहीं कुछ दिन रुकूंगी, छुट्टी ले ली है। उसी शाम रिद्धि के ऑफिस की वीडियो मीटिंग है। लैपटॉप पर सीनियर से बात चल रही है। यस सर, हमारी टीम ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। तभी पीछे से सास तेज आवाज में, अरे सुन प्रिया, ये देख मैंने तेरे लिए गांव से गुड़ मंगवाया है। माँ प्लीज, मीटिंग चल रही है। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। सास कैमरे के सामने से गुजरती है, खटिया पर बैठकर जोर से पान खाने लगती है। स्क्रीन पर बॉस की शक्ल देखने लायक होती है। प्रिया हैरान रह जाती है। माँ ये क्या कर रही हो? रिद्धि की मीटिंग है। अरे घर है अपना, मीटिंग वीटिंग, मैं क्या चुप रहूं। रिद्धि शर्मिंदगी से सॉरी सर बोलकर मीटिंग खत्म करती है। माँ ये बहुत गलत है, शहर में ऐसे नहीं करते। तो भी शुरू हो गई, बिल्कुल रिद्धि की तरह शहर शहर लगा रखा है। प्रिया देवांश को देखती है। भैया माँ को समझाया नहीं आपने? कोशिश तो की थी, लेकिन। प्रिया सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह दूधिया राकेश दूध देने आता है। अरे राकेश आजा बेटा, मेरी भैंस देख ले जरा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी आंटी, लेकिन मैं तो सिर्फ दूध देने आया हूँ, भैंस की देखभाल करना नहीं आता मुझे। अरे बस एक बार देख ले, तू तो रोज आता है, जरा खुरों में तेल लगा दे, चारा भी ठीक से डाल दे। आंटी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी घरों में जाना है। अरे सुन ना बेटा, बस 5 मिनट। नहीं आंटी, मैं नहीं कर सकता, दूध ले लीजिए। सास घंटे भर राकेश को समझाती रहती है। राकेश परेशान होकर, आंटी प्लीज, मुझे जाना है। राकेश भागकर चला जाता है। प्रिया हैरान हो जाती है। माँ ये क्या है, बालकनी में भैंस? यहाँ कोई भैंस कैसे रख सकता है? क्या नहीं रख सकते, ताजा दूध मिलता है। माँ ये शहर है, फ्लैट है, यहाँ भैंस नहीं पालती, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। अरे चुप रह, तू भी मुझे ज्ञान देने लगी। मेरी भैंस है, मैं रखूंगी, तुझे क्या दिक्कत है? लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस। प्रिया चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि माँ कितनी जिद्दी हो गई है। उसी रात सास जब सो जाती है, प्रिया, देवांश और रिद्धि बैठकर बातें करते हैं। भैया ये नहीं चलेगा, मुझसे ये गंदगी नहीं देखी जाती, पूरा घर बदबू से भर गया है। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन माँ मानती नहीं। आज रात भैंस यहाँ से जाएगी। हेलो, हाँ एक भैंस बेचनी है, अभी रात को ही आ जाओ। 2 घंटे बाद एक आदमी आता है, चुपचाप भैंस ले जाता है। प्रिया बालकनी साफ करवाती है। और ये खटिया स्टोर रूम में रख दो। लेकिन प्रिया, माँ को पता चलेगा तो? चलने दो पता। प्रिया सास के कमरे में जाती है। पुराने फटे कपड़े, खैनी के डिब्बे, बीड़ी के पैकेट सब निकाल देती है। भैया मैंने माँ के लिए नए कपड़े लाए हैं, कुर्ती सलवार, ये पहनाएंगे उन्हें। लेकिन दीदी, माँ को गुस्सा आएगा। आने दो, अब बहुत हुआ, माँ को बदलना ही पड़ेगा। शहर में रहना है तो शहर की तरह। सुबह होने वाले तूफान की तैयारी हो चुकी है। अगली सुबह सास उठती है, सबसे पहले बालकनी में जाती है। अरे मेरी भैंस कहाँ गई? प्रिया बाहर आती है। माँ मैंने बेच दी, यहाँ नहीं रख सकते थे। क्या, तूने मेरी भैंस बेच दी? हाँ माँ, और ये देखिए आपके लिए नए कपड़े लाई हूँ, ये पहनिए। मुझे नहीं पहनने, मेरे पुराने कपड़े कहाँ हैं? वो सब फेंक दिए, अब आप यही पहनेंगी, और खैनी बीड़ी भी बंद। सास रोने लगती है। तुम सब मिलकर मुझे बदलना चाहते हो। 3 महीने बीत जाते हैं। प्रिया की सख्ती से सास धीरे धीरे बदलने लगती है। अब वो अच्छे कपड़े पहनती है, खैनी बीड़ी भी छोड़ दी है। एक दिन दरवाजे की बेल बजती है। ससुर राम प्रसाद खड़े हैं। पापा आप? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ को लेने आया हूँ। सास बाहर आती है, साफ सुथरी कुर्ती सलवार में, बाल संवरे हुए, बिल्कुल शहरी औरत की तरह। राम प्रसाद हैरान रह जाते हैं। अरे ये तुम हो? हाँ जी। राम प्रसाद खुशी से रिद्धि की तरफ मुड़ते हैं। बेटा तुमने तो कमाल कर दिया,
मैं तो इसी के गंवारपने से परेशान था, इसीलिए इसे देवांश के पास भेजा था। सोचा था शहर में रहेगी तो सुधर जाएगी, लेकिन तुमने सच में इसे बदल दिया। रिद्धि प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अब मैं इसे वापस गांव ले जा रहा हूँ, लेकिन अब ये शहर ही बन गई है। अब गांव वाले भी इसका सम्मान करेंगे। हाँ जी, अब मैं समझ गई हूँ शहर में कैसे रहना है। बेटा देवांश, बहू रिद्धि और बेटी प्रिया, तुम तीनों का बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी पत्नी को नई जिंदगी दी। पापा आप ऐसा मत कहिए। हाँ पापा, माँ है हमारी, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। दोनों विदा लेते हैं। रिद्धि, देवांश और प्रिया दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हैं।